अब 3.3 की जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को आपको बताना है। यानी कि ये जो आपको चतुर्भुज यहाँ हैं और आगे भी हैं, उनमें जो x, y और z का जो वैल्यू है वो आपको इसमें बतानी है कि उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। चलो समझते हैं ज़रा। उन्होंने कहा ये सब के सब समांतर चतुर्भुज हैं। क्या हैं ये? समांतर चतुर्भुज हैं। ये जितने भी हैं, आगे भी शायद इसमें दिए गए हैं। हाँ जी, यहाँ भी दिए गए हैं, आपके यहाँ पर भी ये दिए गए हैं। ये भी आपके समांतर चतुर्भुज हैं। इनमें x, y, z की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है? ABCD। ABCD आपके एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ z लिखा। उन्होंने कहा चलो इसमें x, y, z की वैल्यू को आप बताएं। तो देखो ये हमारा 100 है, तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि इनके जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल y बराबर 100। वहीं पर जब ये 100 हो जाएगा, चलो इसको पहले हम लिखे देते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो दूसरा क्वेश्चन है उसके पहले वाले में एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा। एंगल B बराबर एंगल D क्यों है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये आपके सम्मुख कोण है। इतना आपको लिख देना है, यानी इंग्लिश में बोलें अपोजिट एंगल हैं ये। चलिए, एंगल B आपका है 100 डिग्री और एंगल D है Y। तो इस तरीके से जो y है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद जो हमारे अब उसके बाद उन्होंने कहा हमने अपने ये जो y है उसकी वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लिख दें कि एंगल B और एंगल C, यानी कि आपका जो एंगल B है और जो आपका एंगल C है, इन दोनों को जो जोड़ने पर हम सभी जानते हैं कि 180 होता है। कारण क्या है? यहाँ बगल में कारण भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, B की वैल्यू तो 100 थी, तो उसकी जगह 100 लिख दिया। देखो B आपका 100 था और C जो है वो है x। कितना है? x बराबर में 180 रखेंगे। इसमें हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि x का मान हमें चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 100 को उधर भेज देंगे। तो 180 में से हमारे जो 100 हैं वो घटेंगे और जो x है उसका जो मान है वो 80 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा जी? 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने x की वैल्यू भी निकाल ली, x और y निकल आए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका जो z है वो एकदम C के सामने है, यानी C एंगल, जो आपका एंगल आपका C है, ये जो एंगल C है वो एंगल A के बराबर है। क्यों है? क्योंकि फिर से वही वाला नियम हम लगा देंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इंग्लिश में अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए, तो उसके बाद इसमें हम, क्योंकि C हमारा कितना था? x और A हमारा कितना है? z। हमने x की वैल्यू को अभी निकाला था, वो 80 डिग्री आया था, यानी z। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने x, y और जो z है उनकी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। और हमारा जो क्वेश्चन क्रमांक जो दूसरा था उसका जो पहला पार्ट है उसको हमने समझ लिया है। अब उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसके दूसरे हिस्से में आपको क्या बोला गया है?
उन्होंने फिर से आपको यहाँ पर एक चित्र बना के दिया है। यहाँ पर चित्र में ये 50 है, ये y है, ये z है और ये x है, लेकिन ये है आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम। चलो, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 50 डिग्री वाला एंगल है ये वाला, उस साथ में ये जो x है, इन दोनों को मिलाने पर आपका जो है 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर आपके सामने है तो उसके जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं? ये वाला जो इसके आगे वाला है, इसका आसन्न कोण ये भी होगा और इसका आसन्न कोण ये भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें x का मान अगर हमें चाहिए तो हम सभी जानते हैं x का मान अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, बराबर में ये जो 50 है वो इस 180 के साथ घटाने में यानी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर x के बराबर में हमें 130 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये जो x है वो 130 डिग्री है। अब हमारा जो एंगल, ये जो आपको y दिखाई दे रहा है, एंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि उस एंगल की वैल्यू है ये, तो एंगल ना लिखकर सीधा y लिखेंगे, और ये वाला जो कोण है हमारा वो आपके इस x के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मतलब अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले, तो ये वाला इस सामने वाले के बराबर होगा, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बातें देखो आपको लिखनी पड़ती हैं, ये इसलिए लिखनी होती हैं ताकि सामने वाला जो चेक कर रहा है उसको ये पता लगते जाए कि आपने इन चीज़ों को बराबर या क्यों माना है, या इनको जोड़ने पर 180 क्यों आ रहा है, आपको ये बताना पड़ता है। इसीलिए इससे पहले आपने इनकी विशेषताओं को भी पढ़ा था। चलिए, तो इनको जब हम हल करेंगे, या इंग्लिश में इसको लिखना हम अभी लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, लिखे देते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो हमारा y है वो x के बराबर, x को भी अभी हमने ऊपर ही निकाला है 130 डिग्री, हमारा 130 डिग्री हमारे y की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर जो ये जो z है इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से हम आपको सबसे पहले वाला तरीका बताते हैं। पहली बात ये है कि अगर हम यहाँ देखें, ये जो 50 है और इधर वाला ये जो गायब है, अगर हम इस वाले को, ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ जो गायब है, क्योंकि देखो ये जो z है ना, इस आपके समांतर चतुर्भुज का बाह्य कोण है। बाह्य कोण यानी हमारे कोण दो तरीके के होते हैं, एक तो अंदर बनते हैं उनको अंतः कोण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जैसे कि 50 y z ये जो x और यहाँ पर जो एक एंगल है वो, ये वाले अंतः कोण होंगे, जबकि ये वाला जो कोण है वो इसके बाह्य कोण है, इसको बाह्य कोण बोलते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो इसमें 4 अगर आपके इंटीरियर एंगल हैं, अंतः कोण है, तो 4 इसके एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण भी होते हैं। उन्होंने एक बाह्य कोण की वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो है बोला है। इसको निकालने के लिए हम 2-3 तरीके हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इसको 50 है और इस वाला ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल है हमारा, अगर हम इसको, इस वाले को अपनी तरफ से हम P मान लें, इस वाले को अगर P मानते हैं तो आपका जो P है, जो P है वो 50 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले अंतः कोण है, ये सम्मुख कोण है। ये क्या है? सम्मुख कोण है, ये आपके सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल। अब हम इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, बाकी की चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं आगे बढ़ा के, ठीक है। चलो, तो P की वैल्यू अगर 50 आ जाती है तो हम सभी एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा है,
ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर दो कोण बने हुए हैं। इस लाइन की वजह से एक कोण तो देखिए यहाँ बना है जिसे हमने Z माना है, और एक कोण यहाँ बना है जिसको हमने P माना है। हम सभी जानते हैं कि अगर एक सीधी लाइन हो और उस पर इस तरीके से या इस तरीके से, क्या किसी भी तरीके से, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, या इस तरीके से अगर कोई भी दो कोण बनते हैं तो इन दोनों के दोनों कोणों को जोड़ने पर, इन दोनों ही कोणों को जोड़ने पर हमारा 180 आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रैखिक युग्म हिंदी में बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में लीनियर पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि जो P है और जो Z है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म बना रहे हैं यानी इंग्लिश में लीनियर पेयर तैयार कर रहे हैं। और अभी हमने P की वैल्यू को जस्ट 50 के बराबर माना था, क्योंकि वो सम्मुख कोण था, अंदर वाला अंतःकोण। Z हमें मालूम नहीं था, Z को निकालना चाहते हैं तो 50 को हमें यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना होगा, और Z के बराबर में आपको इस तरीके से 130 डिग्री देखने को मिल जाएगा। तो हमने X, Y और Z, लेकिन हमने ये भी कहा था कि आप लोगों को इससे और भी ज़्यादा हम तरीके बताएंगे इस Z को निकालने के। देखो यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सीधी, देखो अगर हम देखें यहाँ पर एक सीधी रेखा ये है, जो कि ये आई है सीधी आपकी यहाँ से यहाँ तक। दूसरे नंबर पर एक सीधी रेखा ये है। हम एक चीज़ जानते हैं कि ये दोनों की दोनों भुजाएं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं, और आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं और इनको हमने इस तरीके से यहाँ पे मिला रखा है, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया, ये Z हो गया था, ये Z हो गया था, और यहाँ पर ये आपका X था। हम क्या करें, इन दोनों रेखाओं को थोड़ा सा अगर आगे और बढ़ा लें, हम बढ़ा सकते हैं इनको, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इनको आगे पीछे कहीं भी बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जब हम इनको आगे पीछे यहाँ इस तरीके से बढ़ा लेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इन दोनों समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा काटती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा काटती हुई दिखाई दे रही है, यानी इस वाली काटने वाली, यानी 2, 3, 4 या 5 रेखाओं को एक साथ काटने वाली रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा या इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ रखा है कि जब कभी भी दो लाइनें हमारी अगर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उन दोनों लाइनों को जो ट्रांसवर्सल लाइन आके काटती है, तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो संगत कोण हैं यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो एंगल X और एंगल Z ये दोनों संगत कोण हैं आपके। तो यहाँ पर जो एंगल X है और जो एंगल Z है वो यहाँ लिख सकते हैं कि ये संगत कोण है। संगत कोण यानी इंग्लिश में कहें तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और x की वैल्यू को अभी हमने निकाला था कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 130 थी। कितनी थी? 130। तो जो आपका z है वो भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको 2 तरीके समझा दिए हैं। इन दोनों तरीक़ों से आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।